हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 प्रीवियस लेक्चर में किए थे, जिसमें हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो आपको एक नए फार्मूला के साथ सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन क्या है समझते पहले मैं आपको रीड करते ही वहाँ पे समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है। चलो, क्वेश्चन में बोला है पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर रहता है उसका नाम P है, पॉइंट P है। ओके, एंड AB इज़ द डायमीटर। तो आपको पता है डायमीटर मतलब जो सेंटर से सर्कल के दोनों तरफ टच करता है वो होता है डायमीटर। मतलब जो P पॉइंट से हमने सेंटर को बताया है उसी में से ही एक डायमीटर जाने वाला है और उसका नाम होगा AB। तो ये अगर मैं आपको बताऊँ कि कैसे प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा, तो देखो उन्होंने बोला था कि एक सर्कल है, उसका सेंटर जो होता है उसको उन्होंने पॉइंट P बताया है। तो हमने सेंटर के यहाँ पे पॉइंट मतलब P लिखा, क्योंकि पॉइंट P हो गया वो हमारे लिए। और उसी सर्कल का डायमीटर है जिसका नाम AB है। अभी डायमीटर कभी भी सेंटर से ही जाता है और सर्कल के दोनों तरफ टच करता है। ये हो गया डायमीटर, ये पूरी सेंटर से निकलने वाली लाइन दोनों तरफ टच करनी। सो उसको नाम दिया है उन्होंने AB। इस तरह से हमने क्वेश्चन जो बताया था वो फॉलो किया और एक डायग्राम बना दी। और फिर आगे क्या देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। मतलब हमें ये जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब 2 नंबर आपको फाइंड आउट करना है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर 2, -3 एंड -2, 0 रिस्पेक्टिवली। मतलब पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट नंबर है 2 और -3, पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट नंबर -2 और 0 है। मतलब पॉइंट A के पहले कोऑर्डिनेट नंबर लिखते हैं हम यहाँ पे डायग्राम में कि उसके कोऑर्डिनेट नंबर है 2, -3, और पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट नंबर है -2 और 0, जो कि सेंटर है सर्कल का। और फाइंड आउट करना था पॉइंट B जिसके नंबर हमारे पास है नहीं, वही फाइंड आउट करने। तो इसमें आपको पता ही होगा कि ये जो पॉइंट यहाँ का फर्स्ट पॉइंट है और B उसका लास्ट पॉइंट है। ओके, तो उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट रहता है उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं x1 y1, उनको नेमिंग देते हैं x1 y1। और प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में आपने देखा होगा जो भी बिटवीन में पॉइंट रहता है वो हमारे लिए x और y रहता था, x और y रहता था। और ये जो पॉइंट होता है वो हमारे लिए x2 और y2 रहता था। क्या रहता था? x2 और y2। मतलब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, x2 और y2 की जगह पे कौन से कोऑर्डिनेट नंबर है, उनके कोऑर्डिनेट नंबर को हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, x2 y2। और ये आपको पता ही है कि आप बिटवीन में जो नंबर रहता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर रहते हैं, उनको आप x और y कंसीडर करते हो। सो फिर इसका मतलब हमें x2 और y2 फाइंड आउट करना है। x1 y1 और xy आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है ये अगर पता चल गया होगा, तो अभी आप बताओगे कि मैं इसको कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ। इसको सेक्शन फार्मूला आप यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको रेशियो की ज़रूरत पड़े, फिर रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। उससे बेटर है कि इसको एक नए न्यू फार्मूला से हम करेंगे। और वो न्यू फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी सेंटर सर्कल का रहता है वो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। मतलब डायमीटर का ये डायमीटर का क्या हो जाएगा, ये सेंटर मिड पॉइंट हो जाता है।
तो इसीलिए हम लोग एक न्यू फार्मूला देखेंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। इससे हम इसका आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिड पॉइंट क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो डायमीटर का सेंटर हो गया, तो वो सर्कल का सेंटर है, तो ये डायमीटर का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। और फिर मिड पॉइंट हो गया तो ये डायमीटर को बराबर इक्वली डिवाइड करता है, इसलिए वो मिड पॉइंट है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में वो इक्वली डिवाइडेशन नहीं हो रहा था, उसमें रेशियो में डिवाइडेशन हो रहा था, इसलिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे थे। चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूला क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है वो मिड पॉइंट फार्मूला। सिंपल फार्मूला है। आपको x की जब x चाहिए रहेगा तो आपको फार्मूला क्या है? x1 x2, सिर्फ एक x ही लेने हैं आपको, x1 x2 और डिवाइड बाय 2, और y चाहिए तो y1 y2 प्लस करोगे और डिवाइड बाय 2। सिंपल ही फार्मूला है। तो चलो हम इसको यूज़ करते हैं और ये जो क्वेश्चन है उसका बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नंबर को फाइंड आउट करेंगे। चलो स्टार्टिंग में हमने ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट नंबर हमें दिए थे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट नंबर दिए थे, वो लिखेंगे, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट नंबर को हमने क्या कंसिडर किया है ये भी लिखेंगे, और फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ क्यों करेंगे वो भी लिख देंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। कैसे? लेट, क्योंकि आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट नंबर दिए थे, आपने उसको x1 y1 ये कंसिडर किया है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। अभी पॉइंट पहले जो ए है, ए को कैपिटल लेटर में लिखना, 2 - 3, इसको हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर किया है? x1 y1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट नंबर हमारे पास है -2 0, इनको हमने x और y कंसिडर किया, x और y। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है? b, उसको x2 y2 हम लोग कंसिडर करेंगे, और फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। बट उससे पहले लिखेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला ही क्यों? बिकॉज द सेंटर ऑफ द सर्कल is the midpoint of the diameter। इसी के कारण हम लोग मिड पॉइंट वर्ड आ गया, तो इसलिए मतलब यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट फार्मूला। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, और फिर स्टार्ट करेंगे फार्मूला। x की वैल्यू जब आपको चाहिए रहेगी, सो x1 + x2 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। बट इस बार आपको पता है स्टूडेंट, आपको x की वैल्यू अवेलेबल है, क्योंकि पॉइंट p के कोऑर्डिनेट नंबर हमारे पास दिए, तो क्या है वो? -2। सो हम उसकी जगह पे लिखेंगे -2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू भी हमारे पास है जो है 2 प्लस x2 जो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो b का कोऑर्डिनेट नंबर है, उसको हमने x2 कंसिडर किया, अपॉन 2। और फिर पहले हम लोग यही साइड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इस साइड में हमें y का फार्मूला भी यूज़ करना है, तो मैं वो भी वाला लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2। जब y चाहिए तो y1 के ही y के ही जो कोऑर्डिनेट नंबर है वही यूज़ करना है। सो हम क्या करेंगे, ये साइड कंप्लीट करते हैं फर्स्ट, फिर ये साइड y कंप्लीट करते हैं। तो हम आगे जाएंगे, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 2 जो है ये यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, और ये अगर हम इस साइड में सेंड करते हैं जिस साइड में -2 है, क्योंकि हमें ये एक इक्वेशन बनाना है और ये 2 नीचे से जाना चाहिए, तो ये 2 तभी इस साइड में सेंड करेंगे, तो ये डिवाइड फॉर्म में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जब डायरेक्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ कि क्या आएगा, -4, और फिर इस साइड में जो बचा है 2 + x2, ये तो
सेम वहाँ पे बचा रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x2 की। सो हम फिर x2 को ही उस साइड में रखेंगे और ये जो 2 है उसको इस साइड में सेंड करेंगे उसके लाइक टर्म के पास। सो अभी मैं यहाँ पे 2 इस साइड में आ जाएगा, बट हम शो करते समय x2 को पहले लिखेंगे और फिर ये प्रोसेस जो है ये दोनों की वो उसके सामने दिखाएंगे, बिकॉज किसी की भी वैल्यू उसके सामने होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, -4 ऑलरेडी उसी जगह पे है, सिर्फ 2 उधर जाने वाला है, तो 2 की प्लस साइन है तो वो उधर जाके क्या होगा, माइनस। और फिर अगर ये फाइनल कैलकुलेशन आप करोगे तो x2 की वैल्यू आपको माइनस माइनस प्लस होगी, मतलब 6 आएगा और दोनों की कॉमन साइन, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस करते कॉमन साइन दी जाती है। तो इस तरह से ये x की वैल्यू हमने x2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्योंकि x की वैल्यू हमें दी थी तो फार्मूला वही यूज़ करना है। फिर y सेम देयर फोर साइन लगानी है और फिर y की वैल्यू जो थी आपको दी है 0 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू आपको दी है -3 प्लस y2 आपको चाहिए अपॉन 2। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अभी आप देखोगे, सो ये 2 ये 0 के साथ अपने लाइक टर्म के साथ क्या हो जाएगा, तो फिर ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, और ये साइड में सिर्फ -3 प्लस y2 रहेगा क्योंकि ये 2 इधर चला गया है। और फाइनली आपको पता ही है कि अगर हमें चाहिए y2 की वैल्यू, तो ये वाला जो भी टर्म्स है वो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, और ये जो है 2 0 था 0 0 के साथ तो 0 ही आएगा, ये हमने तो एक इक्वेशन बन गया। और फिर हमें स्टूडेंट्स चाहिए किसकी वैल्यू, तो y2 की। सो y2 की वैल्यू चाहिए तो हम लोग ये y2 को उसके लाइक टर्म के पास मतलब 0 के पास भेजेंगे। सो 0 से जाके कोई कैलकुलेशन तो होगा नहीं, लेकिन ये -3 है वो उधर जाएगा तो क्या होगा, +3 बन जाएगा। तो ये इस तरह से y2 की भी आपको कोऑर्डिनेट नंबर मिल गए, और ये ही है मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत ही सिंपल फार्मूला है और इसको यूज़ करके अपने दोनों कोऑर्डिनेट नंबर जो पॉइंट बी के हमें निकालने बोले थे x2 और y2, वो हमने निकाल दिया। हम लास्ट में लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर -6 एंड 3। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द रेशियो, मतलब रेशियो फाइंड जब भी करने बोलेंगे तो आपको पता ही है आप सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। इन विच पॉइंट पी उसके कोऑर्डिनेट नंबर k और 7 दिए, डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग के 7 दिया, डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग A उसके कोऑर्डिनेट नंबर 8 एंड 9 दिए हैं, एंड B के 1 2 आल्सो फाइंड K। मतलब दो जो चीज़ें इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है, रेशियो भी फाइंड आउट करना है और K जो कि P का कोऑर्डिनेट नंबर है और वो भी लेटर में है, लेटर में नंबर नहीं होना चाहिए, हमें वो नंबर में वहाँ पे लिखना है। सो फिर वो K भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन वो सेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट होगा, क्योंकि रेशियो भी फाइंड आउट करने बोला है। और एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, जब भी वो सेगमेंट को डिवाइड करेगा मतलब सेक्शन कर देगा, तो इसका मतलब इसलिए सेक्शन फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो इसको सिंपली आप सेक्शन फार्मूला से ही करोगे। पहले हम सेक्शन फार्मूला की हेल्प से रेशियो निकालेंगे और फिर वही सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, K की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, स्टार्टिंग में हम ये जो गिवन है वो लिखेंगे क्वेश्चन में से, तो क्या क्या है हमें दिए पॉइंट वो सारे लिख देंगे यहाँ पे। हम शुरू करेंगे लेट, पहले हम जो दोनों फर्स्ट और लास्ट पॉइंट रहता है उसको लिखेंगे। तो वो है A 8 9
उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, x1 y1 होता है हमारे लिए, वो x1 और y1। और जो भी डिवाइड करता है ना, जो बिटवीन में आता है, वो हमारे लिए xy होता है, ये याद रखो। तो ये A 8 9 हमारे लिए x1 y1 हो गया। और जो b है वो हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके पहले कोऑर्डिनेट नंबर लिखते हैं 1 2, ये हमारे लिए होंगे x2 y2, क्या होंगे x2 y2। और फिर हमने देखा कि कौन डिवाइड कर रहा है, सो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, K7 है। तो K जो है अल्फ़ाबेट है, वो नंबर नहीं, इसलिए इस K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोली। सो हम इनको क्या देंगे, डिवाइड करने वाला जो मतलब बिटवीन में आएगा, सेगमेंट के बिटवीन में आएगा, तो वो हमारे लिए x और y रहता है। और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये जो गिवन है वो लिख दिया और उसको हमने एक कंसिडर भी किया लेटर से। और फिर हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करने जाएंगे। तो रेशियो फाइंड आउट करने के पहले हमें लिखना होगा कि कौन से पॉइंट ने डिवाइड किया है। तो जो पॉइंट P था उसने डिवाइड किया था किसको, तो सेगमेंट AB को। और कौन सा रेशियो निकालना है, मतलब कौन से लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं, इन द रेशियो m:n। और फिर आपको पता है हम इससे पहले भी एक रेशियो का क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे। तो आपको पता है रेशियो के सेक्शन फार्मूला वैसे दो रहते हैं, एक बार x की वैल्यू निकालने के लिए रहता है, एक y की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप रेशियो के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ कर सकते हो, या तो x का यूज़ करो या तो y का। तो हम अभी वही करेंगे, कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। बट इसमें एक क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि जब आप x वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो देखोगे तो एक जगह पे आपको x की जगह, मतलब पॉइंट P जो है उसमें x की जगह पे नंबर ही नहीं है, वहाँ पे k है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर इसका मतलब हम जब अगर x वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे तो हम जहाँ x आएगा वहाँ पे हम लोग नंबर नहीं रख पाएंगे, हमें वहाँ पे k रखना पड़ेगा। और k रखोगे तो फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ k अटैच हो जाएगा, नहीं तो उसका कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा और फिर आपको पूरी तरह से वैल्यू मिलेगी नहीं। लेकिन y के जो आप कोऑर्डिनेट नंबर देखोगे, y1 हो या y2 हो या y1 y हो सिर्फ, तो उनमें सब जगह पे नंबर है। देखो y का 7 है, यहाँ पे y2 के लिए 2 है, y1 के लिए 9 है। तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि मैं रेशियो के लिए तो एक ही फार्मूला यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई जगह पे किसी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रहती नहीं है कोऑर्डिनेट नंबर की, जैसे कि यहाँ पे x की एक जगह पे है नहीं, k है उसके बदले में, तो इसलिए हम y का फार्मूला यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर होते सारे तो कौन सा भी फार्मूला x का या y का यूज़ करते तो भी आपको वैल्यू मिल जाती। तो हम क्या करेंगे y का फार्मूला यूज़, m/y2 + n/y1। ये आपको पता ही है सेक्शन फार्मूला, m और n रेशियो को डिनोट करते हैं। या आपने अगर फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास है जो कि है 7, तो उसकी जगह पे वही लिखेंगे। फिर m हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है तो m ही लिखेंगे। y2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + n की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि रेशियो है, और y1 की वैल्यू हमारे पास है 9, और नीचे रेशियो को ही प्लस किया जाता है तो वो हमारे पास है ही नहीं, तो m + n लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 7 को 7 ही लिख दो एज इट इज़, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और m का होगा तो 2m बन जाएगा, 9 और n होगा तो 9n बन जाएगा, और नीचे m + n है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, ये m + n जो डिवाइड में है वो 7 की तरफ भेज देंगे, क्योंकि हमें नीचे का डिनोमिनेटर गायब कर, मतलब उसको नीचे रखना ही नहीं है, उसको आपको स्ट्रेट इक्वेशन बना देना है। तो इसलिए m + n इधर सेंड करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास और कहीं सेंड नहीं कर सकते, 7 की तरफ भी सेंड कर सकते हो। तो 7 की तरफ अगर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम इनको कोई भी साइन ना देते वैसे अगर ब्रैकेट में भी लिखेंगे तो भी वो मल्टीप्लाई ही होता है, आपको पता ही है ये। और 2m + 9n।
तो अभी ये देखो, अभी एक स्ट्रेट इक्वेशन बन गया। अभी आप लाइक टर्म को अलग अलग कर दोगे तो फिर आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो अभी पहले एक काम करते कि ये 7 और ये ब्रैकेट जो है वो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो वो मल्टीप्लाई करके लेते। 7 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 7m बना देगा। 7 ने m के साथ किया तो 7m, फिर प्लस साइन है, फिर 7 ने n के साथ किया तो 7n इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख दो। और अभी लाइक टर्म क्या करो, कैलकुलेशन करो लाइक टर्म का। तो लाइक टर्म मतलब क्या है, जिसके पास m वेरिएबल है उनको एक इकट्ठा लिखना और ये n वाले एक अलग जगह पे लिखना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 7m है, उसके लाइक टर्म को जो कि दूसरी तरफ है उसको इधर बुलाएंगे, क्योंकि वो इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके आएगा तो अपनी साइन भी क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो उसका लाइक टर्म है 2m, जो कि माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो प्लस साइन थी तो इधर आएगा टू माइनस। और सेम सारे एक ही तरफ आपको लाइक टर्म नहीं करने हैं, क्योंकि दोनों साइड में कुछ बचना चाहिए, क्योंकि आपको m और n की वैल्यू चाहिए, मतलब रेशियो की। तो अभी फिलहाल आपने क्या किया था, इसको इधर बुलाया था, अभी आप ये 7n को उस तरफ भेज दो, तो फिर 9n उधर ही है और 7n जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। और फिर दोनों आप साइड बैलेंस करके रखोगे और फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिलने जाएगी। 7m में से 2m लाइक टर्म होने के कारण माइनस हो जाएंगे 5m, और ये 2n बन जाएगा माइनस करके 9 में से 7। और फिर आप देखोगे स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है, आपको चाहिए m और n की वैल्यू। सो आप क्या करो, ये स्टेप में n को इधर बुला दो और 5 को उधर सेंड करेंगे। मतलब ये सिर्फ ट्रांसफ़र आपको करने आना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन होने वाला है नहीं, सिर्फ आपको अभी m की तरफ अगर n आ गया तो m इधर है और n इधर आया तो उधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है 2 के साथ, तो इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा। और सेम हमने क्या किया, उधर 2 है ऑलरेडी, 5 को हमने उधर सेंड कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में m के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और फिर आपको ये मिल गया रेशियो, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, m/n इज़ इक्वल टू 2:5। और यही हो गया आपका रेशियो। पर अभी रेशियो के बाद आपको k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो रेशियो निकालने के बाद ही हम वो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमें अगर सेक्शन फार्मूला की हेल्प से कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमें रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रेशियो फर्स्ट निकाला। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने रेशियो आज निकाला अभी, वो किसने डिवाइड करके किया था पहले सेगमेंट को, p ने। p डिवाइड्स, ये हमें लिखना पड़ता है, आपको पता है, इससे पहले भी अपने सेक्शन फार्मूला जब यूज़ किया था तो रेशियो आपको लिखना था, AB जो सेगमेंट थी उसको उसने डिवाइड किया, लेकिन रेशियो में डिवाइड किया, इक्वली नहीं डिवाइड किया, और वो रेशियो हमने अभी निकाला 2:5। और इसीलिए हम अभी जो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वापस से बाइसेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। और अभी आप देखोगे तो आपको दोनों फार्मूला यूज़ करने हैं क्या, क्योंकि कोऑर्डिनेट नंबर आपको कौन सा चाहिए स्टूडेंट्स, x का, क्योंकि जो k की वैल्यू है वो x में है, x की है, दिखाता हूँ मैं आपको। क्या जो k को डिनोट कर रहा है, मतलब k के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, x। देखो k फर्स्ट है, इधर x फर्स्ट है, इसका मतलब आपको y का फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको चाहिए किसकी, x, मतलब k चाहिए, तो आप वो k को x डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब हमें वापस से एक ही फार्मूला यूज़ करना है, वो x वाला यूज़ करना है, क्योंकि x ही है जो k को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू mx2 प्लस nx1, फार्मूला आपको आता ही m+n। और फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे अपना सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू रखना। सो x जो आप k है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू आपके पास अभी आई है 2, x2 1 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास है 5 और x1 8 है। नीचे अभी आपने रेशियो को प्लस करना है, जो अभी आपने निकाला 2 + 5 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको स्टूडेंट्स इनका मल्टीप्लाई करके लेना है, क्योंकि 2 और 1, 2 × 2 प्लस 8 5 40, और नीचे प्लस करोगे तो मिलेगा 7। इसके बाद हम देखेंगे कि फाइनली हम इनको प्लस करके लेंगे, जैसे कि k
2 + 40 42 बनेगा और ये नीचे 7 है। अब ये 7 से अगर आप स्टूडेंट्स 42 को टेबल में रीड करते हो या डिवाइड करते हो सो मिलेगा आपको 7 6 42, तो 6 वैल्यू आ गई। और इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फाइनली आप लिख दो कि द रेशियो जो हमने फाइंड आउट किया था इन विच पॉइंट, जिसने रेशियो बनाया था वो था पॉइंट P, जिसने डिवाइड किया था सेग AB को, और कौन से रेशियो में 2:5 जो हमने निकाला, और फिर उसमें से एक कोऑर्डिनेट भी नंबर निकालना था जो K के नाम से दिया था, उसकी भी वैल्यू हमने निकाली 6। तो ये लास्ट में आपको लिख देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, और आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर दिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स के नाम नहीं दिए, तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स के नाम कंसिडर करने पड़ेंगे खुद की तरफ से। आप AB रख सकते हो, XY रख सकते हो, लेकिन AB रखो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, X और Y कंसिडर करते हैं ना, इसलिए आप पॉइंट्स के जो नाम है वो AB लेटर यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, तो सीधे से आपको एक वर्ड दिख रहा होगा मिड पॉइंट। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, ताकि क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा है मिड पॉइंट। जब आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करें, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा और फिर वो फार्मूला यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा है कि मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। और फिर ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में मार्च 20 के एग्ज़ाम में आया है, जुलाई 25 के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था ये क्वेश्चन, और वापस जुलाई 22 के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा था। तो ये एक IMP क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा, लेकिन ईजी है मिड पॉइंट फार्मूला। आप अभी एक क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमने मिड पॉइंट फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं और क्या है वो फार्मूला वो देखा था। तो वापस से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहले जो गिवन दिया है वो लिखेंगे। तो हमें गिवन में स्टूडेंट्स दिया है 22 और 20 0 16, लेकिन कोऑर्डिनेट नंबर दिया है, हम उनको एक लेटर कंसिडर। पहले ये मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ कि 22 दिया है, 20 दिया है, कोऑर्डिनेट नंबर दिए, और एक दिया है 0 और 16। तो हमें इनको नाम देना होगा अभी, क्योंकि नाम तो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो लेट इसको नाम देते हैं A, ये वाले कोऑर्डिनेट नंबर के लिए, और ये होता है B। चलो इस तरह से अपने करने के बाद अभी इनको x1 y1, ये हमारे लिए क्या हो गया x1 y1, वैसे ही ये हमारे लिए हो गया x2 y2। चलो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आगे की प्रोसेस क्या है। लेट जो मिड पॉइंट होगा उसके लिए भी हमें एक पॉइंट के लिए एक लेटर लेना होगा, वो P लेते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है X और Y से ही हम शो करते हैं, XY B। इसको कि मिड पॉइंट मतलब बिटवीन में आने वाला, एकदम सेंटर में आने वाला। तो इट्स मिड पॉइंट ऑफ, तो ये हो गई सेगमेंट हमारे लिए A और B। इसके सेगमेंट के ये फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है सेग, और ये जो P है वो उन दोनों के बीच में जो मिड में है AB। सो हम यहाँ पे अभी A के जो कोऑर्डिनेट नंबर है उनको क्या नाम दिए हैं, x1 y1, ओके। और B जो है उसको हम क्या नाम देंगे B को, x2 और y2। तो फिर x1 की वैल्यू क्या हो गई 22, y1 की क्या हो गई
20 सेपरेट सबको वैल्यू करते थे। x2 की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए 0, इनके कॉमा डालो बीच में, और फिर एंड y2 की वैल्यू हमारे लिए हो गई 16। सो ये सारे वैल्यूज़ लिखने के बाद x1 y1 x2 y2, और फिर आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करने वाले हो, जिनके कोऑर्डिनेट नंबर आप फाइंड आउट करने, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला और फिर वो मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है x की चाहिए, तो हमें x की वैल्यू चाहिए कि तो x1 प्लस x2 और नीचे 2। सेम जब y की चाहिए रहेगी तो y वाले कोऑर्डिनेट यूज़ करने, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो चलो अभी पहले x निकालते हैं। सो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट के हमें वैल्यूज़ दिए नहीं थे, वो हमें फाइंड आउट करने। सो हम x1 दिया था 22, x2 भी 0 है और नीचे है 2। अभी आप देखोगे तो x इज़ इक्वल टू 22 प्लस 0 तो 22 होगा, और 2 से अगर 22 को डिवाइड करोगे तो टेबल में आएगा 2 11 2 ज़ा। सो x इज़ इक्वल टू 11। वैसे सेम y का भी करेंगे तो y इज़ इक्वल टू किस नीचे इज़ इक्वल टू की साइन लिखो, y1 की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस y2 की 16 2, और 20 और 16 प्लस करोगे तो मिलेंगे 36 अपॉन 2। तो आपको 18 2 ज़ा 36 होता है, पता है। तो इस तरह से ये 18 मिल गया, और ये एग्ज़ाम में आ चुका है, 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो लास्ट में लिख दो द कोऑर्डिनेट जो पूछे थे हमें मिड पॉइंट के ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द segment joining the points 22 20 and 0 16 ये हमें दिया था। उनके जो ज्वाइनिंग करने वाले कोऑर्डिनेट नंबर हमें दिए थे, लेकिन मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे हमने फाइंड आउट किए 11 और 18। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन या प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अभी 7 देखेंगे। फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ये पूरे के तीनों इसके अंदर के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड में इससे पहले भी तीनों के तीनों आके गए हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सितंबर 21 में आ चुका है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो जुलाई 19 में आ चुका है 2 मार्क्स के लिए, और ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए, सेकंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए आके गया है, और ये जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन है वो भी जुलाई 22 में आ गया है 3 मार्क्स के लिए। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, और सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज आपको ये आइडेंटिफाई करना भी ईजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स आपको सीधे से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो दिख रहा है। अभी एक नया फार्मूला आप सीखने वाले हो जिसका नाम है सेंट्रॉइड फार्मूला, और वो सेंट्रॉइड फार्मूला के लिए आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही वो लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पे जैसे फाइंड द सेंट्रॉइड्स, तो डायरेक्ट आप समझो कि इसमें सेंट्रॉइड फार्मूला यूज़ करना है। तो ये सेंट्रॉइड फार्मूला कैसे दिखता है पहले आपको बताता हूँ, और इसमें आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नंबर देंगे। यहाँ पे पॉइंट्स के नाम नहीं देंगे, वो हमें खुद से कंसिडर करने पड़ेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट नंबर 3 1 2 3, तो मतलब आपके पास कितने पॉइंट है समझो 3 पॉइंट है, ऐसा समझो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर है। तो उसी के कारण इसमें हम लोग जब नेमिंग करेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इसमें x y सिर्फ x और y नहीं होता है, इसीलिए इसका फार्मूला भी आपको उसी तरह से दिखेगा। तो x और y हमें जो कि फाइंड आउट करना होता है, और ये जो दिए रहेंगे उनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 यही आपको कंसिडर करना है। तो फार्मूला कैसे फिर देखते हैं स्टूडेंट, ये देखो, ये सिंपल फार्मूला भी है, देखो
जब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप ये जो तीनों देंगे नंबर्स उनको प्लस करोगे, सिर्फ x के रहेगा तो x सब प्लस करोगे, और 3 है इसलिए 3 से डिवाइड किया है। y का जब चाहिए तो y1 y2 y3 प्लस करोगे, और 3 है इसलिए उसको 3 से डिवाइड किया। तो सिंपल है इसका भी फॉर्मूला है, कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। और सिर्फ लिखना है स्टार्टिंग में, सब जो गिवन वगैरह लिया रहेगा वो उनको नेमिंग वगैरह दोगे, वो सारा आपको लिखना पड़ेगा, इतना ही सिर्फ ऐड। बाकी फॉर्मूला यूज़ करना बहुत ही आसान है। हाँ देखो, क्वेश्चन में इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट नंबर दिए, सिर्फ हम इनको कोऑर्डिनेट नंबर है मतलब इनका कोई एक पॉइंट भी है तो वो उनका नाम हम यहाँ पे खुद लेंगे। सो लेट यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेट नंबर के लिए हम पॉइंट ए रखते हैं, इनके लिए हम बी देते हैं, और ये जो है उसको सी देते हैं। ओके, और फिर हम यहाँ पे इनको x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिख के भी बताते हैं कि कैसे लिखेंगे। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, जो ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर हैं उनको हमने क्या पकड़ा है, x1 y1, वही लिख के बता रहे हैं, शॉर्टकट यूज़ मत करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट्स, अगर बोर्ड में एग्ज़ाम में ये तीनों क्वेश्चन आके गए तो इससे सारे सेंटेंस आपको लिखने पड़ेंगे, तो ये पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो शॉर्टकट मारो मत। ऑफ पॉइंट सी आर x3 y3 होगा। और फार्मूला में ये x1 x2 x3 को प्लस करना होता है, और जब y की चाहिए तो y1 y2 y3 प्लस करना होता है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। अभी यहाँ पे सबको सेपरेट लिखते कि x1 की वैल्यू क्या है, -7, y1 लिखते हैं, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 8 एंड y3 की वैल्यू है 5। और जो हमें सेंट्रॉइड है, जो सेंट्रॉइड निकालने बोला है ना, तो फिर उसके लिए हम एक लेटर कंसिडर करते हैं, जो G लेटर, कैपिटल G आपको यूज़ करना है। सो लेट G, उसके भी कोऑर्डिनेट नंबर हमें फाइंड आउट करने, तो वो हमारे लिए XY होंगे। बी द सेंट्रॉइड। और फिर आपको यूज़ करना है सेंट्रॉइड फार्मूला। हम यहाँ सिंपली लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला क्या है फार्मूला, जब x चाहिए मतलब इसमें से चाहिए, सेंट्रॉइड फार्मूला से ही आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने होगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 सिंपल फार्मूला है, और अब डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे सामने y की y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, और फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू किस है, x1 के -7 वैल्यू प्लस x2 की 2 है, x3 की 8 है। अब वैल्यू से भरते जाओ जो जिसकी वैल्यू है अपॉन 3। अब यही सॉल्व करते हैं पहले। तो ये डायरेक्ट तीनों का कैलकुलेशन आप एक साथ नहीं कर सकते हो, नहीं तो कर भी सकते हो। तो देखो ये दोनों जो प्लस है उनको पहले करो, 8 और 2 दोनों प्लस में ना, 8 2 10 हो गए, तो 10 प्लस में और ये 7 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 आएगा 10 में से 7। आप डायरेक्ट, नहीं तो साइड में भी आप एक स्टेप और बढ़ा लो और भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने में इजी है। ये 2 और 8 कितने होंगे 10, दोनों प्लस में तो प्लस 10 और ये -7, तो प्लस माइनस माइनस 3 आएगा और ग्रेटर नंबर साइन जो है 3।
सो 3 ऊपर का कैलकुलेशन है, नीचे 3 है ही, 3 1 ज़ा 3। सो आपको वैल्यू कितनी मिलती है 1, मतलब x जो चाहिए आपको सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड में जो हमने कोऑर्डिनेट नंबर लिया है वो 1 मिला। सेम अब y का करते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस y2 की वैल्यू है वो -2, y3 की 5/3। और फिर हम अगर कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली, तो देखो मैं क्या करता हूँ, प्लस वाले नंबर को पहले प्लस कर मतलब सेम प्लस सेम साइन है ना, तो इजी पड़ता है वो। 6 और 5 11 हो जाएंगे दोनों प्लस में, और 11 और ये -2, तो 11 और मतलब प्लस 11 और -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 11 में से 2 9 आएंगे, और ग्रेटर नंबर जो है वो 11 है, उसकी साइन प्लस ही है, और नीचे 3 है, 3 3 ज़ा 9। सो राइट द वैल्यू ऑफ 3। एंड इसके बाद लास्ट में आपको लिखना होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आर 1 3। इस तरह से क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करने सेम टू सेम फार्मूला यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आपको ये कोऑर्डिनेट नंबर सिर्फ दिए, तो हमें शुरुआत से ही यहाँ पे इनके पॉइंट के नाम डिसाइड करने होंगे। ए, ये हम देंगे बी, और ये देंगे सी। और फिर हम यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको अगर बोर्ड में ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो फिक्स पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। तो आप चाहिए तो इसके ऊपर ही x1 x2 ऐसे लिख के कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट हो गई, तो पूरा आपको ये लिखना है पहले x1 y1। ये हमारे आइडिया के लिए लिख के रखोगे तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ यही आप बोलोगे कि मेरे लिए आंसर की स्टेप होगी, तो वो गलत है, आपको फिर ये मार्क्स भी आपके कम हो जाएंगे। तो ये सब सेंटेंस वगैरह लिखोगे कि सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1 y1, coordinates of point B are x2 y2, and coordinates of point C are x3 y3। ये पूरा स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप से हर एक की वैल्यू लिखो कि x1 की क्या है 3, y1 क्या है -5, ताकि क्वेश्चन के स्टेप्स बढ़े, क्योंकि 3 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे शॉर्टकट मार के। x2 4, y2 3, x3 11 एंड y3 इज इक्वल टू -4। और फिर आपको यहाँ पे डिसाइड करना है सेंट्रॉइड के लिए पॉइंट का नेम और उसके कोऑर्डिनेट नंबर, तो x y होंगे, तो लेट g यूज़ करोगे कैपिटल, और x y उसके हो गए। कोऑर्डिनेट नंबर के लिए हमने नाम लिखकर रख दिया बी द, और x y ही होगा क्योंकि फार्मूला तो x और y के ऊपर ही डिपेंड। सेंट्रॉइड और बाय सेंट्रॉइड फार्मूला तो सिंपल ही है। जब x चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, जब y चाहिए तो y1 y2 और y3 का प्लस करना है /3। और फिर सिंपली आपको इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। x1 ऊपर आप वैल्यू देखते जाओ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फास्टली लिखता हूँ 3 प्लस x2 की वैल्यू है 4 प्लस x3 11 है, डिवाइड बाई 3 प्लस करोगे 4 3 7 एंड 11 18/3। और फिर अगर
टेबल रीड करोगे तो 3 6 18, तो आपको मिल गया इसका वैल्यू 6। ओके, सेम यहाँ पे y की साइड में आएंगे तो y1 की वैल्यू है -5 + 3 और y3 की वैल्यू है -4 अपॉन 3। नाउ अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 एंड 4 9, लेकिन इनकी साइन तो माइनस ही रहेगी, कोई कॉमन साइन मिलती है तो 5 और -5 और -4 प्लस होके बन गए -9, और उसके साथ 3 का कैलकुलेशन जब होगा तो माइनस और प्लस होगा माइनस, और फिर मिलेगा 6 आपको, और ग्रेटर नंबर जो कि 9 होगा तो उसकी साइन -6 माइनस है तो -6 हो गया अपॉन 3, और 3 3 टू ज़ा 6, सो मिलता है आपको वैल्यू -2, क्योंकि एक नंबर माइनस है ना 6, इसलिए 2 आएगा, लेकिन वो -2 आएगा। और फिर लास्ट में आप लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स of the centroid are 6 and -2। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और ये भी सेम आपको स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे पॉइंट के नाम दिए नहीं रहते, हमें लेने होते हैं। लेट ए, ये बी हो गया, और इसके लिए हम सी देते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सपोज द कोऑर्डिनेट्स, इनको हम क्या करेंगे, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये नेमिंग करके लेंगे। तो यही हमें लिखना है, पॉइंट ए आर x1 y1 कोऑर्डिनेट्स of point BR x2 y2 and coordinates of point CR x3 y3। और फिर सिंपली ये हर एक की स्पेशल वैल्यू लिखेंगे सेपरेट। x1 की वैल्यू है 4, y1 इज़ 7, x2 इज़ इक्वल टू 8, y2 इज़ इक्वल टू 4, x3 की वैल्यू होगी 7 एंड y3 इज़ इक्वल टू 11, क्योंकि स्टेप हमें बढ़ाना है, ये इसीलिए करना है। और फिर हमें यहाँ पे चाहिए सेंट्रॉइड, जिसको हम जी लेटर से यूज़ करेंगे उस पॉइंट को, और एक्स वाई उसके होंगे कोऑर्डिनेट नंबर जो कि हमें फाइंड आउट करने बी द सेंट्रॉइड। और फिर सिंपल यहाँ पे लिखना होगा बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। इस फार्मूला तो आपको पता ही है, एकदम सिंपल फार्मूला है। जब चाहिए आपको x की वैल्यू, आप करो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और जब चाहिए आपको y की वैल्यू तो y1 + y2 + y3 करो डिवाइड बाय 3, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो 4 + 8 + 7, x1 4 है, x2 8 है, x3 7 है अपॉन 3, और ये प्लस करोगे 8 4 12 एंड 7 19 अपॉन 3। अब यहाँ पे डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे यही हो गई उसकी फाइनल वैल्यू। फिर y का जब देखेंगे तो इज इक्वल टू के साइन के नीचे इज इक्वल टू के साइन लिखो। y1 7 है, y2 है 4 और y3 है 11 डिवाइड बाय 3, और जब ये प्लस करोगे 7 4 11 11 22 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे भी अब डिवाइड नहीं हो पाएगा 3 से 22, तो यहाँ पे यही उसकी फाइनल वैल्यू होगी। और लास्ट में हमें लिखना है the coordinates of the centroid
ये सेंट्रॉइड भी सेगमेंट के बीच में ही आएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड नाम से ही आप देखोगे सेंटर। और 19/3 और 22/3 ये हो गया इसका फाइनल स्टेटमेंट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे